नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, पहले वो टारगेट सेट करते हैं, फिर उसे अचीव करने का नया बेंचमार्क सेट करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने 370 सीटों का जो टारगेट रखा है, उसके लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? आज दिल्ली के भारत मंडपम में उसी की एक झलक नजर आई। बीजेपी के ग्राउंड वर्कर्स से लेकर बड़े बड़े नेता कैसे विरोधियों को घेरेंगे। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव और स्टालिन जैसे नेताओं को बैक फुट पर लाने का फॉर्मूला आखिर है क्या? इस रिपोर्ट में जानिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 का टारगेट कैसे अचीव करेगी? मोदी और शाह का फॉर्मूला क्या है? इसका रिफ्लेक्शन अमित शाह के 3 शब्दों में मिल गया: 2G, 3G और 4G। सबसे पहले मतलब समझ लीजिए, फिर फॉर्मूला समझाते हैं। देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। आप पूछेंगे कि बीजेपी के 370 सीट वाले टारगेट से इसका कनेक्शन क्या है? गौर से देखिएगा तो बीजेपी के विनिंग फैक्टर से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। पहले कुछ चेहरे देख लीजिए: राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, केसीआर, फारूक अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन। इन सभी में एक ही चीज कॉमन है, इन सब पर परिवारवाद का आरोप है। किसी पार्टी में 2 पीढ़ी, किसी में 3 पीढ़ी और किसी में 4, लेकिन लीडरशिप दूसरी फैमिली में नहीं गई। अमित शाह ने यही बात डिटेल में समझाई, पब्लिक को यह बात समझ में भी आई। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता? ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। सवाल ये नहीं कि बीजेपी में कौन कौन आया, किस पार्टी से आया, सवाल ये है कि क्यों आया। जवाब सिंपल सा है, परिवारवाद के सामने वो टिक नहीं पाया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सोनिया गांधी का सिर्फ एक ही सपना है, राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। यही ख्वाब लालू यादव के मन में भी है, तेजस्वी किसी तरह मुख्यमंत्री बने। इसीलिए लालू यादव ने नीतीश कुमार से तमाम पुराने गिले शिकवे भुलाकर दोस्ती की। दोनों ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई और फिर लालू यादव ने खुद दबाव भी बनाया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। अब नीतीश और लालू के रास्ते फिर जुदा हो गए, लेकिन टीस बाकी रह गई। तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए। मुलायम सिंह यादव इस मामले में चैंपियन निकले। उन्होंने बेटे के लिए उनका जो फर्ज था उसे काफी पहले ही निभा दिया था। कोई इसे परिवारवाद कहे तो कहता रहे। मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिन नेताओं के नाम आपने सुने वो सब इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। कहने के लिए एक साथ हैं, लेकिन बैटल ग्राउंड पर अलग अलग खड़े हैं। सबकी पोजीशनिंग अलग है, सबका एजेंडा भी अलग है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से दिक्कत है।
अखिलेश यादव को भी यूपी में कांग्रेस से परेशानी है। केजरीवाल और उनकी पार्टी पंजाब में तेवर दिखा रहे हैं। कई राज्यों में एंटी मोदी मोर्चा बिखर चुका है। सिर्फ बिहार में आरजेडी ही कांग्रेस के साथ बची है। अलायंस कितना टूटा, कितना बचा, ये तो सबके सामने है। लेकिन जो कुछ भी बचा है उसे अमित शाह अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। इंडी अलायंस, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज। अगर मुझे कोई कहे कि इंडी अलायंस क्या है, तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं। 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडी अलायंस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है। आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। एक और मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है। डेमोक्रेटिक अलायंस, डेवलपमेंटल अलायंस और डायनेस्टिक अलायंस के बीच में देश की जनता को पसंद करना है। वैसे परिवारवाद की डेफिनेशन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अच्छी तरह समझाते हैं और इसके लिए वो पूरा मैप सामने लेकर आते हैं। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली, पंजाब में बादल फैमिली, यूपी में मुलायम अखिलेश का परिवार, बिहार में लालू यादव का कुनबा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिली, तेलंगाना में केसीआर और तमिलनाडु में स्टालिन फैमिली। बीजेपी के तमाम लीडर्स उत्तर से दक्षिण तक पूरा मानचित्र दिखाते हैं। अमित शाह इसे कौरव पांडव का युद्ध बताते हैं, डेवलपमेंट बनाम डायनेस्टी की जंग बताते हैं। मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए हैं। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या बीजेपी का कोई भी सीनियर लीडर जब भी परिवारवाद की बातें करता है तो करप्शन की बातें भी साथ साथ आती हैं। बीजेपी के लोग इंडिया अलायंस के तमाम चेहरे सामने लेकर आते हैं। झारखंड में एक एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया जब्त होता है। छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम से जुआ खिलाने का एक घोटाला आता है। डीएमके के मंत्रियों के घर से करोड़ों रुपया बरामद होता है। तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के घर से अनेक करोड़ रुपया, 55 करोड़ तो एक ही स्थान पर से मिलते, अनेक करोड़ रुपयों का, सैकड़ों करोड़ के घोटाले बाहर है। और लालू जी सजा आपता है और अभी भी एक एक नई भ्रष्टाचार की एफआईआर उन पर हो रही है। मित्रों, पूरा इंडी अलायंस, ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन, ये पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त। देश की जनता ने तय करना है, भ्रष्टाचार के दूषण को समाप्त करने वाले नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट देना है या भ्रष्टाचार ही जिनका धर्म है, ऐसे इंडी अलायंस को मत देना है। अरविंद केजरीवाल अभी तक परिवारवाद वाले घेरे में नहीं आए, लेकिन करप्शन के इल्जाम उनके खिलाफ भी खूब सामने आए। शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी, मरीजों के टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा, ऐसे तमाम आरोपों का सामना केजरीवाल को भी करना पड़ रहा है। ईडी उन्हें बार बार समन भेज रही है, केजरीवाल उसे इल्लीगल बता रहे हैं और बीजेपी उन्हें भगोड़ा बता रही है। एक कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। जब कांग्रेस पार्टी इतना भ्रष्टाचार करती है तो साथी भला क्यों बाकी रहेंगे? आम आदमी पार्टी,
आबकारी जकात का घोटाला, लोगों के उपचार में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, ढेर सारे घोटाले किए। लोगों के मेडिकल टेस्ट करने में भी घोटाला किया और आज उनका सारा नेतृत्व कोर्ट से भागता है, एजेंसियों से भागता है। देश की जनता ने तय करना है कि देश का भविष्य ये भ्रष्टाचारियों के हाथ में सौंपना है या नक्सिक प्रामाणिक व्यक्ति जिस पर दुश्मन भी आरोप नहीं कर सकते ऐसे नरेंद्र मोदी जी को सौंपना। वैसे परिवारवाद का इश्यू जब भी आता है तो विरोधी पार्टियां बीजेपी पर भी आरोप लगाती हैं। अपोजिशन के लीडर्स अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का नाम जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन वो फर्क खुद भूल जाते हैं जो पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले समझाया था और लोगों को समझ में नहीं आया था। मोदी का कहना है कि जब किसी पार्टी के सारे फैसले एक ही परिवार के लोग करते हैं, उस पार्टी के मुखिया एक ही फैमिली के लोग होते हैं, तो परिवारवाद उसे कहते हैं। विरोधी इसका कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बीजेपी ने इसके बाद से ही हमले तेज कर दिए। इंडिया अलायंस अहंकार से युक्त है, वो सहन ही नहीं कर सकते। वो ऐसा मानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वो ही बन सकता है जो बड़े परिवारों से आता है। वो सहन नहीं कर सकते एक गरीब मां का बेटा अब देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को चला रहा है। ये अहंकार उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा। ये परिवारवादी राजकुमार सारे के सारे इकट्ठा होकर हमारा विरोध कर रहे। लोकसभा के इस इलेक्शन में मुद्दे तो कई होंगे। ये सच है कि आर्टिकल 370 से लेकर अयोध्या तक तमाम इश्यूज बीजेपी का वोट प्लस कराएगी, लेकिन ये भी सच है कि परिवारवाद के मुद्दे ने विपक्ष को पहले भी नुकसान पहुंचाया और आगे भी पहुंचाएगी।